गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम ट्रांसलेशन आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और आप लोग अगर पढ़ेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 1 महीने का सिलेबस होगा और 1 महीने के सिलेबस में आपका इंग्लिश जो है एकदम जीरो से कवर हो जाएगा। जो भी लोग टेट, सुपर टेट या ग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश उनका कमज़ोर है, वीक है और वो अच्छा नंबर सिक्योर नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में, अब इस वीडियो के हेल्प से वो ज़रूर सिक्योर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि 1 महीने के अंदर आपके ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज से हम आपको जो ट्रांसलेशन का टॉपिक है इसको कवर करेंगे। ट्रांसलेशन का टॉपिक, ट्रांसलेशन आपको A to Z पढ़ाया जाएगा। शुरू करते हैं। ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ट्रांसलेशन आज से ही पढ़ना स्टार्ट किए हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं। ट्रांसलेशन सबसे पहले हमें कुछ ट्रांसलेशन के वर्ड होते हैं, उसे हमें जानना जरूरी होता है। पहले बात हम जानते हैं ट्रांसलेशन होता क्या है। ट्रांसलेशन जो शब्द है वो ट्रांसलेट से बना है। ट्रांसलेट, जिसको हम हिंदी में क्या करते हैं, इसका मतलब होता है अनुवाद करना। अनुवाद करना, इसमें करना क्या होता है, कोई एक लैंग्वेज होती है, कोई एक भाषा होती है, इसी भाषा को हमें क्या करना होता है दूसरे भाषा में, जैसे मान लो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी हो, उसमें चेंज करना होता है। ठीक, अब ये मान लो एक लैंग्वेज है हिंदी, इसको हमें कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। अब चाहे हिंदी को इंग्लिश में करो, संस्कृत को हिंदी में करो, हिंदी से इंग्लिश में करो, मतलब एक भाषा का दूसरे भाषा में रूपांतरण ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। और चूंकि हम आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं इसलिए हम आपको बताएंगे कि हिंदी को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इंग्लिश के कुछ वर्ड है, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, ये तीन होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट कहते हैं जिसके विषय में बात की जाती है। जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे सामने कोई ना कोई सेंटेंस आएगा, कोई ना कोई वाक्य आएगा। उस वाक्य में हमें यह देखना होता है कि इस वाक्य में किसके बारे में बात कही गई है। जिसके बारे में बात कही जाती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहा गया कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो यहां पर बात किसके बारे में किया गया, यहां पर बात किया गया चिड़ियों के बारे में, तो चिड़िया क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कहा गया कि धोबी कपड़ा धोता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो काम कौन कर रहा है, धोबी कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट क्या होगा, धोबी होगा। जैसे मान लीजिए अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसमें काम कौन कर रहा है, अध्यापक। तो जो व्यक्ति काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा, या जिसके विषय में बात की जाएगी वो सब्जेक्ट होगा। ये क्लियर हुआ। वर्ब होता है, जब आपको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, वैसे अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना हो तो हमारे चैनल में, एवर राइट चैनल में, आप प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट में करेंगे, तो मैं दोबारा एक बार फिर से पढ़ा दूंगा। तो वहाँ वर्ब को आपको अच्छे से वर्ब के बारे में विस्तार से पढ़ाया गया है। लेकिन यहाँ मैं जो वर्ब बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसे सामान्यतः बता रहा हूँ। वर्ब का मतलब होता है काम। वर्ब को कहते हैं हम, एक डिफिनेशन भी इसका होता है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड का मतलब होता है काम करने वाले शब्द। मतलब इसमें जब कोई सेंटेंस लिखा हो, अगर उसमें हम देखते हैं कि किस शब्द से पता चल रहा है कि उसमें काम हो रहा है, जिस शब्द से पता चले कि काम हो रहा है वही जो वर्ड होता है वही वर्ब कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है, इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिससे पता चल रहा है कि सेंटेंस में कुछ काम हो रहा है, तो वो शब्द है उड़ना। उड़ना क्या है, उड़ना। उड़ना ही आपका वर्ब है। उड़ना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, खेलना हो गया, सोना हो गया, ये सारे काम जिससे पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है, ये सारे के सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। अब
लास्ट है ऑब्जेक्ट। लास्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, और ये कर्म वो होता है, ये कर्ता जो भी काम करता है, ये जो करता है, ये जो भी काम करेगा, चाहे वो उड़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, खेलेगा, सोएगा, इसका प्रभाव पड़ता है कर्म पर। तो जो जिस काम का प्रभाव जिस सब्जेक्ट पर, जिस वर्ड पड़ता है, वो कर्म कहलाता है। जैसे मान लो पढ़ना है, कोई पढ़ रहा है तो क्या पढ़ेगा? किताब पढ़ेगा। और क्या पढ़ेगा? मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ेगा, समाचार पत्र पढ़ेगा। और मान लीजिए क्या पढ़ेगा? उपन्यास पढ़ेगा। तो ये सारे काम जो कर रहा है, इस क्रिया का प्रभाव किससे पड़ रहा है? किताब, समाचार, उपन्यास से पड़ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मतलब कोई लिख रहा है, यस से निबंध लिख रहा है, और कुछ भी लिख रहा है, जो भी लिखेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। तो यहां पर हमने पढ़ा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक चीज और उसमें होता है, एक वर्ड और होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। बहुत लड़के इसको समझने में गलती करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहा जाता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट एक पूरक शब्द होते हैं जो वाक्य को पूरा करने के लिए आते हैं। इसमें होता क्या है कि कार्य का प्रभाव कहीं पड़ता नहीं है, कार्य का प्रभाव कहीं पड़ता नहीं है, बस कंडीशन और स्थिति बताती है। जैसे मान लीजिए कहा गया, जब हम स्पेशली बी फॉर्म की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं जिसमें होता है इज, एम, आर, इसमें इज, एम, आर होता है, वाज और वर होता है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि केवल इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई काम नहीं होता है। और जब कोई काम नहीं होता है तो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद जो कनेक्टिव एक वर्ड आता है, नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं सी, फिर लिखते हैं इज, लिखते हैं इंटेलिजेंट। ठीक, सी इज इंटेलिजेंट। तो जो यहां पर इंटेलिजेंट शब्द आया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। वी कैन से इन अदर वर्ड दिस इज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव भी है क्योंकि सी उसकी विशेषता बता रही है। तो ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसे इसमें काम हो रहा है, लिखना, पढ़ना, सोना, इसमें काम नहीं होता है, इसमें काम नहीं होता है, सीधे वो वर्ड बी फॉर्म क्रियाओं से जुड़ जाते हैं। कुछ वर्ड भी ऐसे होते हैं जिसमें काम तो होता है, लेकिन उसके बाद जो शब्द आते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए ही गोज टू बस्ती। जिनको भी थोड़ा सा बहुत ट्रांसलेशन पता होगा, ये पता होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें लिखा है ही गोज टू बस्ती। जो बस्ती है ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट इसलिए है क्योंकि बस्ती पर कार्य का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जो करता है वो बस्ती के ऊपर काम नहीं कर रहा है। और पहली बात तो ये है कि आपको पता होगा कि जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे बाद में आगे चल करके। जो पैसिव वॉइस होता है वो ऑब्जेक्ट से ही बनता है, और ही गोज टू बस्ती जो है ये पैसिव वॉइस इसका नहीं बनेगा। पैसिव वॉइस ऐसे वाक्य बनते हैं जो सकर्मक होते हैं, मतलब जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है उसका बनता है। बहुत सारे लड़के इस प्रकार के सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस बना देते हैं, वो गलत रहता है। उन्हें पता नहीं होता है कि ये बस्ती यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बस्ती यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, कुछ कॉम्प्लीमेंट ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं, लेकिन वो अपने साथ प्रीपोजिशन ला करके वो फिर उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब हो जाते हैं। वो मैं डिस्कस करूंगा जब मैं एक्टिव वॉइस पैसिव पढ़ाऊंगा। यहाँ पर हमने आपको बताया सब्जेक्ट, फिर हमने बताया वर्ब, फिर हमने बताया ऑब्जेक्ट, फिर हमने बताया कॉम्प्लीमेंट। यही ट्रांसलेशन बनाने के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, जो मुख्य उपकरण हम कह सकते हैं, या जो मुख्य शब्दावली हैं जिनका यूज करके हम पूरा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन में आपको बताएंगे
कि जो बी फॉर्म का यूज होता है, जो बी क्रियाएं होती हैं, ये बी क्रिया बड़ी मुख्य क्रिया होती है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में सामने बी दे देता है तो बहुत लड़के क्या करते हैं, बी का बीन लगा के चले जाते हैं, बी का बीकम लगा करके चले जाते हैं। ठीक है, तो बीकम बीन बी नहीं होता है। जो बी है इसको कह सकते हैं ये फैमिली का मुखिया है। ठीक है, इसके कुछ वर्ब होते हैं। वर्ब क्या होते हैं? इज होता है, और क्या होता है? एम होता है, आर होता है, और फिर क्या होता है? वाज होता है, और क्या होता है? वर होता है। इसी के साथ साथ में हम ये कह सकते हैं बी खुद होता है, उसके बाद में बीन होता है, फिर क्या होता है? बीइंग होता है। मुख्यतः इज आई एम आर और वाज वर ही होते हैं। मतलब बी फॉर्म की क्रियाओं में अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो हम इज आई एम वाज वर का ही प्रयोग करते हैं। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ा रहे हैं आपको बी फॉर्म क्रिया। अब बी फॉर्म क्रिया अगर अकेले प्रयोग होती है तो या तो ये किसी की विशेषता बताती है, या तो ये किसी व्यक्ति की कंडीशन बताती है, स्थिति बताती है, या तो किसी वस्तु के होने या ना होने के बारे में बताती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ही लिख दें, या राम लिख दें, मोहन लिख दें, दे लिख दें, वी लिख देते हैं, आई लिख देते हैं। ये सब समझ रहे होंगे आप लोग। ये सारी चीज़ें हैं क्या? ये सारी चीज़ें नाउन और प्रोनाउन है। आपका ही, दे, वी, आई प्रोनाउन है। राम और मोहन क्या है? नाउन है। नाउन प्रोनाउन भी अगर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा तो मैं पढ़ा चुका हूँ उसको। आप लोग अगर प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पूरा पार्ट्स ऑफ मिल जाएगा। दिक्कत होगी तो फिर मैं आगे पढ़ा दूंगा। यहाँ पर ही, राम, मोहन, दे, वी, आई यहाँ पर लिखा हुआ नाउन प्रोनाउन है। इनकी जो स्थिति होगी, जो कंडीशन होगी, ये जैसे दिख रहे होंगे, इन सब के बारे में अगर मुझे बताना हो तो हम इज, एम, वाज, वर का प्रयोग करके बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए वह, कोई व्यक्ति वह है, वह अच्छा है, वह कमजोर है, वह निर्धन है, ये सारी उसकी स्थिति बताई जा रही है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसकी स्थिति तो है, अगर कोई व्यक्ति धनी है तो उसकी स्थिति ही तो है। तो यहाँ पर अगर वह की स्थिति हमें बतानी हो कि वह बीमार है, मान लीजिए उसकी स्थिति क्या है, इसमें गड़बड़ है, बीमार है, तो इसी में से कोई में से एक, तो ही के साथ लगता है इज, ही इज क्या है? बीमार है, इल। बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट। गरीब है, पुअर। ईमानदार है, ऑनेस्ट। अब वो कुछ भी है तो ही के साथ हमने इज लगा दिया और बाकी उसके बारे में वो जो भी चीजें हैं हम उसको लिखते चले जाएंगे तो इज का प्रयोग हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ उसकी कंडीशन बताई गई कि उसकी स्थिति क्या है, वो कैसा है, जैसा भी है, ये कैसा है, इसकी कंडीशन, स्थिति कैसी है, ये दोनों बताने के लिए ही के साथ हम इज लगा करके हम बस उसकी कंडीशन कैसी है, वो कैसा है, उसको हम उस शब्द की इंग्लिश लिख देंगे तो आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। अच्छा, अगर उसकी कंडीशन वैसी थी अब नहीं है तो इस इज के स्थान पे हमें इज नहीं लगाना है, हमें लगा देना है वाज। यही प्रयोग है। हम इतने दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे लड़के हैं, जो ऐसे लड़के भी होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे, वो ट्रांसलेशन क्या किए हैं, LKG से नहीं कह सकते हैं, लेकिन जूनियर से 6 से पढ़ना स्टार्ट तो कर ही दिए हैं, अब तक का ट्रांसलेशन पढ़े हैं। लेकिन वो बहुत कर सकते हैं, हिंदी को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अगर बोलने के लिए कह दिया जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा, पढ़ाते चलूंगा कि इज, एम, आर को लगा करके हम इंग्लिश बोल भी सकते हैं, अच्छा खासा अंग्रेजी बोल सकते हैं, उसको इंग्लिश में कह सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले ये समझना होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। हमें पढ़ाया जाता है वह ईमानदार है, कहते हैं ही इज ऑनेस्ट, वह अच्छा है, ही इज गुड। तो आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, ही इज तो हमें लिखना ही है। उसके बाद वो जो भी है उसकी आप इंग्लिश लिख दीजिए। वो जैसा था के लिए आप वाज लगा दीजिए। उसके बाद में वो जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, दुबला था, पतला था, जैसा भी था, उसकी आप यहाँ इंग्लिश लिख दीजिए। आपका ये पूरा का ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद राम, हम लोग जानते हैं कि राम सिंगुलर है, राम एक वचन है और ये नाउन है।
अब सिंगुलर के साथ सिंगुलर क्रिया भी लगती है, या तो आप इज लगा सकते हो या तो आप वाज लगा सकते हो। अगर इसके अभी वर्तमान की बात करनी है कि वो कैसा है, तो हम क्या लगाएंगे, इज। अब वो जैसा है उसकी इंग्लिश यहाँ आप लिख दीजिए। अगर राम के हम पास्ट की बात करें तो यहाँ पर हम कर देंगे वाज। अब वो जैसा था उसकी इंग्लिश लिख देंगे। ठीक, मोहन, राम अगर सिंगुलर है तो मोहन भी सिंगुलर है, इनके साथ भी इज या वाज आएगा। उसके बाद वो जैसे हैं वो लिख देंगे पूरा। दे, यहाँ पर एक प्रोनाउन आया दे जो प्लूरल है, जो बहुवचन है। यहाँ क्या करना होगा, प्लूरल में क्या करना होगा, अब जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन का है, तो हमें क्रिया भी बहुवचन का ही लगाना होगा। या तो इनके साथ आप आर लगाइए या तो इनके साथ आप वेयर लगाइए। अगर ये अभी कैसे हैं, इनकी वर्तमान की कंडीशन कैसी है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, आर। हम कहते हैं कि वे अच्छे हैं तो कहेंगे दे आर गुड। वे अच्छे प्लेयर हैं तो लिख देंगे दे आर गुड प्लेयर। मान लो वो घर पे हैं तो दे आर एट दी होम। तो यहां पर उनकी कंडीशन ही, स्थिति ही बताई जाएगी। ऐसे सेंटेंस में कंडीशन और स्थिति ही बताई जाती है। और यहां पर वी के साथ हम लगाएंगे आर। अब यहां भी अगर उनके पास्ट की बात करें तो यहां पर लगेगा वर। यहां भी अगर उनके पास्ट की बात करें तो यहां पर लगेगा वर। यहां आई है, आई के साथ प्रेजेंट में आई एम लगता है और पास्ट में वाज लगता है। अब इनके बाद में आप वही कंडीशन जो यहाँ पर लिखी गई है, जो उनकी स्थिति लिखी गई है, वो जैसे दिखते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ भी लिखना है कि आपका सीधा सीधा बी फॉर्म की क्रियाओं का प्रयोग है। और आपको लग रहा होगा कि मैं आपको कुछ और पढ़ा रहा हूँ, तर्क ले जा रहा हूँ, लेकिन ये आपको सीधे सीधे मैं ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूँ और मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में स्थिति और कंडीशन बतानी हो उस व्यक्ति को लिखो। अगर प्रेजेंट की बात बतानी है तो इज आर एम लगाओ, और अगर पास्ट की बात करनी है तो वाज वर लगाओ। उसके बाद उनकी जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वो जैसे दिखते हैं उसकी इंग्लिश लिख दो। आपका संपूर्ण जो है बी फॉर्म क्रियाओं का यूज हो जाएगा। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा, फिर देखते हैं आगे। नोट करना है। अब जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हम एक सेंटेंस को 4 प्रकार से पढ़ते हैं। 4 प्रकार का मतलब यह हो गया कि एक बार उसको हम सीधे सीधे कह देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरी बार जब कहते हैं उसी सेंटेंस को हम मना करके करते हैं, नहीं लगा के करते हैं, तो उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एक बार उसी सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड कुछ पूछ लेते हैं तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक बार हम क्या करते हैं, प्रश्न भी पूछ लेते हैं और नहीं भी लगा देते हैं तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये होता है। इसी प्रकार के सेंटेंस हमें पढ़ने होंगे। हमने अभी बताए कि एक तरफ हम लगाते हैं नाउन या प्रोनाउन और दूसरी तरफ उनकी जो कंडीशन होती है। अगर वर्तमान की है तो हम यहाँ लगा देते हैं इज, ही इज कर देते हैं, ही इज गुड प्लेयर। अभी मैं पीछे ही बताया हूं। अब अगर हमें कहना हो कि नहीं वो अच्छे प्लेयर नहीं है, तो जो ये नेगेटिव है इसमें इसका यूज होगा। ही इज तो लिखेंगे ही लिखेंगे हम, ये सेंटेंस ऐसा ही रहेगा। बस हमें करना क्या होता है, इसी इज के बाद हमें लगा देना है नॉट। अब इज रहेगा तो इज के बाद नॉट, वाज रहेगा तो वाज के बाद नॉट, आर आई एम रहेगा तो आर आई एम के बाद नॉट, ऐसा हो जाएगा। यही ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें नॉट नहीं लगा है। और यहीं पर जब नॉट लग गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इसी इज को हमें पहे लगा के सीखना पड़ेगा। हम पहे लगा के बोलेंगे, यहां पर इज कर देंगे और ही यहीं पर रहेगा, उसके बाद आएगा गुड प्लेयर। ये हम आपको बता दें, इज ही गुड प्लेयर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या वह अच्छा प्लेयर है, क्या वह अच्छा खिलाड़ी है। तो कहते क्या वह बीमार है, इज ही इल।
क्या वह धनी है, इज ही रिच? क्या वह बुद्धिमान है, इज ही इंटेलिजेंट? क्या वे बुद्धिमान है? अब हम जब लिखे वे, हम कहें दे, तो दे के साथ क्या लगेगा हमारा? आर। तो यहां दे आर लगता था, आर पहले लग जाएगा, आर दे। क्या वे बुद्धिमान है, आर दे इंटेलिजेंट? ऐसे हो जाएगा। यहां पर देखते हैं इंट्रोगेटिव में, ये इंट्रोगेटिव भी था। अब इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है। निगेटिव कैसे है? यहां लिखते हैं हम दे आर इंटेलिजेंट होता है, तो दे आर इंटेलिजेंट हमने देखा कि यहां पर आर पहले लगा है तो ये अफर्मेटिव है, आर बाद में लगा है। अब इसी आर को हम पहले आएंगे तो जाएगा आर दे इंटेलिजेंट। अगर हमें कहना हो क्या वे बुद्धिमान नहीं है, तो इसी आर दे के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब ये जानिए आर दे नॉट, ये हो गया। और कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहां, ये सब होता है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इंट्रोगेटिव वर्ड को हमें सबसे पहले लिख देना है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे। तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लेंथी हो जा रहा है, 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब इतना आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें अगर कुछ नोट करना होगा तो आप नोट इसे कर लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपके समझ में जरूर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम।